Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear disciples, I hope so you would be doing good. हमारा आज का टॉपिक एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जेरंड एंड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और सीखेंगे कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक जेरंड में क्या फ़र्क होता है। मैं आपके लिए सबसे पहले यहाँ टॉपिक लिखता हूँ। What is the difference between a gerund and a present participle? ये हमारा आज का कोर टॉपिक है। What is the difference between a gerund and present participle? सबसे पहले देखिए, मैं gerund से स्टार्ट करूंगा। हमें वैसे तो बहुत अच्छे से पता है इस स्टेज तक आकर के gerund बेसिकली होता क्या है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली इसका डिफरेंस चेक आउट करेंगे कि इसका डिफरेंस क्या है जब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की और जेरंड की। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं कि इसका किस तरह से जो है वो डिफरेंस है। देखिए, जेरंड बेसिकली बनता तो वर्ब से ही है। हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई भी वर्ब उठा लें, उसके साथ हम ऐड कर दें आईएनजी, तो वो बन जाता है जेरंड। ठीक, यानी ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो इसकी पार्टिसिपल से मैच करती है कि पार्टिसिपल की भी शक्ल ऐसी ही होती है कि वो भी वर्ब प्लस आईएनजी ही होता है और जेरंड जो है वो भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो इस सिमिलैरिटी अपरेंटली सेम दिखने वाली चीज़ जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रखती है टाइम सम टाइम कि क्या ये जेरंड है या पार्टिसिपल है, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में एक या दो अहम एमसीक्यूज जो हैं वो लूज़ कर सकते हैं और सम टाइम इससे भी ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो लूज़ कर सकते हैं। देखिए, जेरंड को सीखने के लिए हमें ये सीखना होगा कि जेरंड क्या काम क्या कर सकता है, जेरंड का बुनियादी फंक्शन होता क्या है, इसका यूसेज क्या है। सादा लफ्ज़ों में मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका यूसेज क्या है जेरंड का। जब आप इसका यूसेज सीख लेंगे तो आप बहुत सी जगहों पर वो यूसेज अप्लाई करके इजीली गेस कर सकते हैं कि ये जेरंड है या कुछ और है। एक चीज़ ज़हन में रखिए कि जब हम बात करते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी, तो ईदर इट वुड बी जेरंड और इट वुड बी प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई तीसरी टर्म नहीं है कि जो हम इसके ऊपर लेबल लगा सकें। अगर आप एक वर्ब प्लस आईएनजी को जेरंड डिटरमिन नहीं कर रहे, आप कह रहे नहीं ये जेरंड नहीं है, तो दरअसल आप ये कह रहे होते हैं कि अच्छा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक, यानी दूसरे लफ्जों में अगर आप सिर्फ एक टर्म को बहुत अच्छे से समझ लें, जेरंड फॉर एग्जांपल आप अच्छे से समझ लें एज कंपेयर टू पार्टिसिपल, तो आप ये बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये जेरंड है, ये पार्टिसिपल नहीं है, या ये जेरंड नहीं है तो ये पार्टिसिपल है। तो इसके हम क्या करते हैं कि यूसेज से स्टार्ट करते हैं कि इसका जो है वो यूसेज क्या है। ठीक, देखिए, इसका जो सबसे बुनियादी यूसेज है जेरंड का, वो होता है सब्जेक्ट के तौर पर। जेरंड एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक, पहला यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि ये एज अ सब्जेक्ट काम करता है। ठीक, कोई एक आधी एग्जांपल लेकर हम इस चीज़ पे बात कर सकते हैं कि कैसे जो है वो ये जेरंड सब्जेक्ट का काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहता हूँ वॉचिंग मूवीज इज माई हॉबी। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, वॉचिंग मूवीज इज माई हॉबी। अब इसमें ये जो फ्रेज मैंने लिखा है वॉचिंग मूवीज वाला, सारे का सारा, एक तो ये जाहिर है कि जेरंड फ्रेज भी है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है
कि yes, it is gerund because it is working as a subject. ठीक। अब ये सवाल पैदा होता है कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस को इनिशिएट करता है, नंबर वन। और नंबर टू, आप अगर ये जैरन आप समझते हैं तो इस पूरे फ्रेज को आप इट से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी एक जैरन जो होता है वो हमेशा इट से रिप्लेसेबल होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये जिस तरह इट से रिप्लेस होता है ऐसे ही व्हाट से भी रिप्लेस हो सकता है। यानी मैं कह सकता हूं कि इट इज माई हॉबी, और मैं ये भी कह सकता हूं कि व्हाट इज माई हॉबी। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये एक जैरन ही कर सकता है कि वो इट से रिप्लेस हो जाए या व्हाट से रिप्लेस हो जाए। ठीक। तो एक तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको बताना थी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल भी आपके सामने रखता हूं। अगर मैं यूं कहूं कि राइटिंग इन उर्दू इज डिफिकल्ट। ये देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, राइटिंग इन उर्दू। ये भी जैरन का काम कर रहा है, और रीज़न बड़ी सिंपल है कि ये इट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, और या फिर व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट। तो इस वजह से ये जैरन है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि आप इसको हटा दें, सपोज करते हैं राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक। समटाइम्स सेंटेंस इस शक्ल में आ जाते हैं, जारन के बाद ये जो मैंने दीगर वर्ड्स लगाए हुए हैं इन उर्दू वगैरह, ये नहीं होते, तो तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्केचिंग इज़ माई हॉबी, स्विमिंग इज़ माई पैशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों सूरतों में अगर जारन के बाद कुछ एक्स्ट्रा ये वर्ड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट हम इसको कहते हैं, जारन के कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये, जो जारन को कंप्लीट कर रहे हैं। इधर भी वॉचिंग को कंप्लीट कर रहा है मूवी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन लेट्स डू नॉट गो इनटू दैट थिंग। हम अपनी बात पर रहते हैं कि बेशक उसके बाद वर्ड्स हैं या नहीं हैं, वो बहरहाल जैरन का ही काम कर रहे होते हैं। तो मैं जो यहाँ पॉइंट बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ कि जैरन जो होता है वो कब कब एज अ सब्जेक्ट काम करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसको सब्जेक्ट बनाए हुए हैं। एक दो दो एग्जांपल्स मैं देता जाऊंगा और आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट जो इसका यूसेज है वो है कि एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैरन जो होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। जैसे हमने इसके जैरन से हमने सब्जेक्ट का काम लिया, बिल्कुल ऐसे ही हम इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी ले सकते हैं। राइट? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यूं कहूं कि आई लाइक स्विमिंग। आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्विमिंग है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इजंट इट? तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि आई लव गोइंग टू, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कॉलेज ले लेते हैं, आई लव गोइंग टू कॉलेज। तो इस एग्जांपल में देखिए कि इसमें हमारे पास लव के बाद ये जैरंड है, ये वाला पार्ट। ठीक। और इधर क्या हमारे पास जैरंड था? स्विमिंग। ठीक। और इधर क्या था? राइटिंग। राइट। और इधर क्या है? वॉचिंग। ठीक। एक चीज यहां आपने ध्यान में रखनी है कि जैरंड जो होता है वो कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब को फॉलो नहीं करता। जैरंड हमेशा मेन वर्ब को फॉलो कर सकता है। ठीक। इन केस अगर कोई आईएनजी स्ट्रक्चर मेन वर्ब के बाद आ रहा हो तो आप समझ जाएं कि हाँ ये जैरंड है। अगर कोई आईएनजी स्ट्रक्चर मेन वर्ब के बाद ना आ रहा हो बल्कि वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा हो,
तो इट कैन नेवर बी अ जैरेंट। इस पे मैं फर्दर आगे भी बात करूंगा, ये जस्ट मुझे इसको देखकर एक चीज़ याद आई, तो आई शेयर्ड विथ यू पीपल। तो यहाँ तक हमने ये पॉइंट बनाया कि एक जैरेंट जो होता है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, जैसा कि पीछे हमने इसको एज अ सब्जेक्ट काम करवाया, वैसे ही हम इससे एज एन ऑब्जेक्ट भी काम ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज ये है कि एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है जैरेंट। अब ये भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं माय फेवरेट एक्टिविटी nowadays is sleeping। नोटिस करें इस एग्जांपल के अंदर मैंने स्लीपिंग को एज कॉम्प्लीमेंट यूज किया है। स्लीपिंग जैरेंड है ये। अच्छा ये कैसे जैरेंड है भाई, आप इसको व्हाट से रिप्लेस कर सकते हैं, इज व्हाट, या आप इसको इट से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, इज स्लीपिंग। अच्छा अब एक चीज जो आपने नोटिस करनी है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था कि जैरेंड जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब से फॉलो किया जाता है, कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब से फॉलो नहीं किया जाता। यस इट इज ट्रू। यहां पर ये इसको ऑक्सिलरी नहीं समझ लेना, इस को एम आर वॉस वर यहाँ पे जो कुछ भी होता बी फॉर्म में से, आपने इसको ऑक्सिलरी नहीं समझ लेना, क्योंकि ये तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है ये। अच्छा ये कैसे पता लगेगा आप ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद जो जैरेंड लगा हुआ है इसको आप व्हाट से रिप्लेस कर सकते हैं, इज व्हाट इज योर फेवरेट एक्टिविटी, व्हाट इज द आंसर, स्लीपिंग। तो आंसर सिर्फ जैरेंड ही दे सकता है, कभी भी पार्टिसिपल इस चीज का आंसर नहीं दे सकता। तो ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, मैं ये बना रहा हूं कि ये भी स्टूडेंट को समटाइम कंफ्यूज कर सकता है कि वो ये नहीं जानते होते समटाइम कि एक जैरेंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी आ सकता है, राइट। तो इस चीज को भी समझ लीजिए। अच्छा आ, ये तो हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट या यूसेज कह लीजिए इसका ये है कि जैरेंड जो होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पर भी आता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। एक जैरेंड जो होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के तौर पर भी आ सकता है, या सिंपल वर्ड्स में कि एक प्रपोजिशन के बाद भी जैरेंड होता है, पार्टिसिपल नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हैं बात को। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द ज्यूरी इज या was interested in listening my comments। ठीक, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है आपके सामने। इसको हम अनफोल्ड कर लेते हैं। द ज्यूरी वॉज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग माई कॉमेंट्स। आप ये देखें इसमें मैंने एक प्रपोजिशन डाल दिया है, ऐड कर दिया स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसके बाद ये मौजूद जो हिस्सा है ये भी जैरेंड है। यानी जैरेंड के यूसेजेस में एक इम्पॉर्टेंट यूसेज ये भी होता है कि जैरेंड ना सिर्फ सब्जेक्ट का काम करता है, ना सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम करता है, ना सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ सकता है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन या दूसरे लफ्जों में सादा लफ्जों में ये प्रपोजिशन के बाद भी आ सकता है। अच्छा इससे आपको आसानी क्या होगी, इससे आपको ये आसानी होगी कि सपोज ये अंडरलाइन होके एग्जाम में आ गया, द जूरी वॉज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग माई कॉमेंट्स।
आप जल्दी से रिकॉल करेंगे कि हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी आईएनजी स्ट्रक्चर से पहले प्रेपोजिशन हो तो उसके बाद जो है वो जैरेंड आ सकता है। हाँ, उसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, राइट? कैसे? देखिए, द जूरी सब्जेक्ट है, राइट? वॉज वर्ब है, ठीक, वॉज वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये पढ़ा हुआ है, इन लिसनिंग, ये पढ़ा हुआ है, ठीक। इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, राइट? आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं इससे मिलती जुलती, जिससे ये पॉइंट आपका और भी क्लियर हो जाएगा। मैं कहता हूं आई शैल प्रेफर, ओके, आई शैल प्रेफर walk instead of taking taxi. I shall prefer a walk, एज अ नाउन यूज कर लेते हैं। आई शेल प्रेफर अ वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैक्सी। ये टेकिंग जो है, सपोज करते हैं ये अंडरलाइन है। अब देखने को अगर हम डिसाइड करने बैठ जाएं यार ये टेकिंग जैरेंड है, पार्टिसिपल है, शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। लेकिन चूंकि हमने रूल पढ़ लिया कि आईएनजी स्ट्रक्चर से पहले प्रपोजिशन हो सकता है, तो हमें फैसला करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी कि हाँ, ये आईएनजी स्ट्रक्चर जो है वो जैरेंड है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, राइट? इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैक्सी, राइट? तो ये मैं ये बता रहा था कि ये जैरेंड का एक और यूज होता है कि ये कब एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन जो है वो आ सकता है, ठीक है? अच्छा, मतलब यहाँ तक जो है वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट? अच्छा, तो जैरन के हवाले से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, इसको जो है वो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि सर ऑल दोज वर्ड्स विच आर रिटन विथ आईएनजी फॉर्म आर जैरेंट। Not really, not really. As a matter of fact, no. और मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हर आईएनजी लिखा हुआ वर्ड जैरन नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि हर आईएनजी लिखा हुआ वर्ड जो है वो जैरन होता है, राइट? क्योंकि अभी मैं फर्दर जब आपको पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या तस्वुर है। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको एक अलग से कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि वो एक अलग से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पूरा एक लेक्चर चाहिए, और वो अलग से एक एमसीक्यू आता है। एंड आई एम प्लानिंग कि मैं वो भी आपको दूं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, वो भी मैं आपको जो है वो डेफिनेटली दूंगा, राइट? अब जो इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसकी मैं अब आपसे बात करता हूँ। देखिए, जो आपने सवाल पुटअप किया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के हवाले से, ये दो एग्जांपल्स, आई शैल प्रेफर अ वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैक्सी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऑफ के बाद जो टेकिंग टैक्सी है ये इट से रिप्लेस हो रहा है। आई शैल प्रेफर अ वॉक इंस्टेड ऑफ इट, ठीक, या इंस्टेड ऑफ व्हाट। तो हमारे पास कई हरबे हैं जिनसे हम जैरन के जैरन होने का तयन कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा हम रूल भी पढ़ चुके हैं कि भाई ऑब्जेक्ट अगर प्रपोजिशन के बाद आता है, तो जेरेंड आता है, तो हम उसको जेरेंड को हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं या जेरेंड ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं, तो वो उसका काम कर रहा है। सेम यहाँ पे हो रहा है, द जूरी वॉज इंटरेस्टेड इन इट।
इस पूरे फ्रेज को आप जैरंड समेत रिप्लेस कर दें तो सेंस बनेगी, द जूरी वाज इंटरेस्टेड इन इट। एक चीज़ जहन में रखिए कि आगे अब जब मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे कि पार्टिसिपल इन कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल मावरा है। वो कहीं इट से रिप्लेस नहीं होगा, वो कहीं व्हाट से रिप्लेस नहीं होगा। और ये रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फाइंड हैं जैरंड की हद तक। पार्टिसिपल्स पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को सीख कर जो मेरा बेसिक एजेंडा था, मेरा मोटो था शुरू में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जैरंड एंड पार्टिसिपल, इनफैक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो खासी हद तक हमें अचीव हो जाएगा और हम उसको इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो बात करते हैं जल्दी से प्रेजेंट पार्टिसिपल की। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का वही स्ट्रक्चर है जो कि जैरंड का था, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। ये सिर्फ वाहिद सिमिलैरिटी है जो पार्टिसिपल प्रेजेंट और जैरंड के बिटवीन है, जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है। बाकी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, यानी वहाँ मैंने उसके यूसेजेस बताए, अभी मैं आपको इसके यूसेजेस जो हैं वो बताता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए कि ये कब कब आता है। ठीक, अच्छा, नंबर वन ये आता है कि एज अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहाँ पे जो है वो ये आ सकता है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ का मतलब ये होता है कि इट फॉलोज हेल्पिंग वर्ब। जब ये एक हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज रीडिंग बुक। तो इस एग्जाम्पल में आप गौर कीजिए कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है ये इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और इस मेन वर्ब रीडिंग की ये हेल्प कर रहा है। ठीक, अब मैंने पीछे जैरन पढ़ाते हुए क्या कहा था, इसके साथ क्या होना चाहिए? मेन वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, और यकीन कीजिए कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपल ही की हेल्प कर सकता है, कभी भी जैरन की हेल्प नहीं कर सकता। ठीक, तो ये जो है वो बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक यूसेज है कि ये एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब की शक्ल में आता है। मतलब कोई भी एग्जांपल हो सकती है, मैं कह सकता हूं दे आर एक्सरसाइजिंग। सपोज करते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं दे आर एक्सरसाइजिंग, तो यहाँ पर भी देखें ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये इसका पार्टिसिपल है या कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रोग्रेसिव टेंस में यूज हुआ हुआ है। तो नंबर वन इसका यूसेज जो सबसे फर्स्ट नंबर पे और सबसे इजी है वो आ सकता है। ठीक, दूसरी एग्जांपल वो भी खासी आसान है, एज एन एडजेक्टिव, यानी ये एज एन एडजेक्टिव भी आता है। गेटिंग माय पॉइंट? और वो भी बड़ा आसान है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई शैल, ओके, दैट स्माइलिंग पर्सन इज माय ब्रदर, या आई लाइक स्माइलिंग फेसेस। ठीक, आई लाइक स्माइलिंग फेसेस। अब देखिए इसमें दोनों एग्जांपल्स में आप नोटिस करें कि स्माइलिंग और स्माइलिंग नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये फेसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का क्वेश्चन जो होता है विच टाइप ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ को आंसर करता है, यानी विच पर्सन इज योर ब्रदर, स्माइलिंग पर्सन, विच फेसेस या व्हाट टाइप ऑफ फेसेस डू यू लाइक, स्माइलिंग फेसेस। तो एडजेक्टिव की स्टोरी एक अलग से स्टोरी है जो हमारे इल्म में है कि वो व्हाट टाइप ऑफ या विच पे आंसर करता है और वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो पॉइंट ये है कि आईएनजी स्ट्रक्चर कभी कभी क्या करता है, नाउन्स को डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो जैरंड हरगिज नहीं रहता बल्कि वो पार्टिसिपल बन जाता है। जैरंड कभी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि वो तो खुद नाउन होता है।
तो नाउन नाउन को कैसे डिस्क्राइब कर सकता है? सो इसको हम रखते हैं फिर पार्टिसिपल की कैटेगरी में। ठीक। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वो यही है कि, बल्कि यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि अगर आईएनजी स्ट्रक्चर के बाद एक नाउन मौजूद हो, जो यहाँ पर मौजूद है, तो दैट मीन्स कि ये नाउन जो है, ये जो आईएनजी स्ट्रक्चर है, ये उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और इसको डिस्क्राइब करने की वजह से वो एडजेक्टिव बन गया है। ठीक। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये अर्ज किया कि ये जो जारंड है, इनफैक्ट ये जो नाउन है और ये जो नाउन है, इन दोनों को ये आईएनजी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, जिसकी वजह से एडजेक्टिव बन गया, और ये एडजेक्टिव का काम शुरू कर दिया इसने करना। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, उसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। वर्बल एडजेक्टिव की टर्म एग्ज़ाम में यूज़ होती रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्बल एडजेक्टिव क्या होता है। बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं है इसको समझने में, कि जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो वर्बल एडजेक्टिव बन जाएगा। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पार्टिसिपल हर वक्त सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम नहीं करता। इसकी और बहुत सारे यूसेजेस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और कुछ मैंने बता दिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक तीसरा जो है इसका यूसेज बताऊंगा, वो क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वर्ब ऑफ परसेप्शन, या इसको हम सेंसुअल वर्ब भी कहते हैं। सेंसुअल वर्ब्स, सेंसुअल वर्ब्स क्या होते हैं, या वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है जो आई बिलीव कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी सेंसेस से रिलेटेड होते हैं। हमारी सेंसेस, फॉर एग्जांपल हमारी एक सेंस है वॉच, देखना, है ना। एक हमारी सेंस है हियर, सुनना, या इस तरह की और दीगर सेंसेस जो हम कैरी करते हैं, वो ऐसे ऐसे वर्ब्स जो इन सेंसेस से रिलेटेड हों, हम कहते हैं कि जनाब ये जो है वो सेंसुअल वर्ब्स है। तो याद रखनी है ये बात कि सेंसुअल वर्ब्स के बाद अगर कोई आईएनजी स्ट्रक्चर आ जाए तो वो जैरंड हरगिज नहीं होगा, बल्कि वो पार्टिसिपल होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई वॉच हिम डांसिंग। सपोज करते हैं मैं ये कहता हूँ आई वॉच हिम डांसिंग। ठीक। तो ये जो डांसिंग है, ये हमारे पास जैरंड नहीं है, पार्टिसिपल है। राइट, पक्की बात है। और रीजन क्या है? रीजन ये वॉच है। वॉच क्या है? सेंसुअल वर्ब्स है। तो इट इज नॉट अबाउट मेरली वॉच, देयर कैन बी अदर वर्ब्स एज वेल जो कि सेंसुअल हो सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ये लिख दूँ आई हर्ड हिम सिंगिंग। अगर मैं ये कह देता हूँ तो फिर भी जो है वो वो पार्टिसिपल ही रहेगा। राइट। अच्छा, उसके बाद इसको भी हम जो है वो बोल्ड कर देते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, अगर आप कहें तो आपकी आसानी के लिए आपको वो भी सही समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी सॉ देम क्रॉसिंग द ब्रिज। इसमें देखें क्रॉसिंग क्या हो रहा है, किसके बाद आ रहा है? इस सॉ के बाद आ रहा है, और सॉ क्या है? सेंसुअल वर्ब है, सेंसेस से रिलेटेड है, तो ये भी जो है वो पार्टिसिपल है। तो पॉइंट ये निकला कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल ना सिर्फ कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म आता है, ना सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पे आता है, बल्कि इन दोनों से बिल्कुल हट के ये आफ्टर वर्ब ऑफ परसेप्शन भी आ सकता है। ये इसका तीसरा यूसेज जो है वो हमने पढ़ा। ठीक। अब इसके अलावा इसके और भी यूसेजेस हैं बाय द वे, वो भी हम देखते हैं कि वो हम कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ मखसूस वर्ब्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम सेंसुअल वर्ब्स। कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं, वो भी मैं आपको, चूँकि पास पेपर में मुख्तलिफ शक्लों में मैं देखता रहता हूँ,
वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा ताकि वो भी आपके नॉलेज में आ जाएं, कभी आप उनको देखकर फैसला करें आसानी के साथ, हाँ यार ये भी पार्टिसिपल ही है। आपने दो वर्ब सुन रखे होंगे जो कि हैं स्पेंड, एक तो स्पेंड हो गया, दूसरा हो गया वेस्ट। ये जो दो वर्ब्स हैं इनके बाद भी अगर आपको आईएनजी स्ट्रक्चर नजर आता है वो भी पार्टिसिपल ही होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग यूजिंग सोशल मीडिया, डू नॉट वेस्ट योर टाइम यूजिंग सोशल मीडिया। तो इसमें देखें ये यूजिंग आ गया, तो ये भी क्या है, ये भी पार्टिसिपल ही। और रीज़न क्या है, रीज़न हमने बना ली है कि वर्ब जो होते हैं कौन कौन से, एक ये मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ सारे को ताकि हमारे पास एक हेडिंग की शक्ल में ये आ जाए ऐसे। स्पेंड और वेस्ट के बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है कि अगर आईएनजी स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये इसका चौथा इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन का एक यूज आ गया, ठीक। अच्छा, उसके अलावा एक और मैंने कहा कुछ मखसूस वर्ब्स हैं जो कि हमें मेमोराइज हो जाएंगे, आसान है। उसके अलावा एक पेयर में और भी आपको बताता हूँ, वो भी आप अपने जहन में बिठा लीजिए या उसको यूं करिए कि मेमोराइज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक वर्ब है कैच और एक है फाइंड। इनके बाद भी अगर आपको कोई आईएनजी स्ट्रक्चर नज़र आता है तो वो भी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई कॉट हिम, आई कॉट हिम स्टीलिंग, ठीक। तो या आई फाउंड हिम स्टीलिंग, यह आ गया। कॉट हिम, फाउंड हिम दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो वो भी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, ठीक। आसान है ना, ये भी आसान है। यानी आपने चार वर्ब्स याद कर लेने हैं, कौन कौन से, स्पेंड, वेस्ट, ठीक उधर से, और इधर से क्या है, वॉच और फाइंड। ये आपने याद कर लेने हैं, इसको मेमोराइज करना